बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो 2021 का पेपर हुआ है उसका सेक्शन ए जो 15 MCQs पर मुश्तमिल था वो डिस्कस करेंगे। अब इन MCQs को सॉल्व करने में जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, और बाज़ MCQs में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कन्फ्यूजन कौन सी थी। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन MCQs में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है वो कहता है कि इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज 3, व्हाट इज़ द अदर रूट। यानी कहता है अगर इस इक्वेशन का एक रूट 3 है तो बाकी रूट आप बताएं वो कौन से होंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन था वो -3 था। आप किस तरह देखें, ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है तो ये आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एक्स स्क्र माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर करने से आता है तो उसको आप लिखते हैं एक्स माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आप अप्लाई करें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू -3। तो इट मीन्स एक रूट तो 3 उसने खुद दिया हुआ है और दूसरा रूट जो था वो -3 था। तो ये आपके पास ब्लैंक नंबर 1 थी। अब ब्लैंक नंबर 2 में कहता है कि फिथागोरस वाज अ डैश मैथमेटिशियन, तो वो ग्रीक मैथमेटिशियन था। ग्रीक इसका करेक्ट ऑप्शन है, ग्रीक। अब तीसरी ब्लैंक जो है वो यहाँ पे जो अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी और ये इस ब्लैंक की स्टेटमेंट सही तरह से उनको क्लियर नहीं थी और स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ भी की हुई थी उन्होंने। ये कहता है कि अ सर्कल विद सेंटर P हैज़ रेडियस ऑफ 3 एंड ए बी हैज़ अ मेजर ऑफ 90 डिग्री, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। तो ये ए बी आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी नहीं है, यहाँ पे आर्क होना चाहिए। जो एग्जैक्ट इसकी स्टेटमेंट है वो ये बनती है, ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ये स्टेटमेंट। देखें आपके पास स्टेटमेंट ये थी कि अ सर्कल विद सेंटर P हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 एंड आर्क ए बी, ये आर्क ए बी है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। तो देखें बुक में ये MCQs है उसके साथ फिगर भी थी, तो यहाँ पे वो उन्होंने लाजमी बात है फिगर तो नहीं बनाई हुई थी, लेकिन ये MCQs इस तरह के, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर P है, ठीक है, और ये जो आर्क ए बी है ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो हमने ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ये जो कॉर्ड है, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो अब देखें ये पी ए भी आपके पास रेडियस है और पी बी भी आपके पास रेडियस है। तो रेडियस क्योंकि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि रेडियस सर्कल के जितने भी एक सर्कल के अंदर जो है वो रेडियस आपके पास अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है ना। रेडियस सेम ही होता है सर्कल का थ्रू आउट, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आप इसको कह सकते हैं। अब देखें हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा हुआ है, वो 9th क्लास का जो रिजल्ट है, और यहाँ पे भी आपका 10th में भी ये यूज़ होता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में कंग्रुएंट हों, कंग्रुएंट मीन्स हैविंग सेम मेजर, तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी कंग्रुएंट होंगे। अगर ये 3 है ये 3 है, उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। यानी इस साइड का जो अपोजिट एंगल है और इस साइड का जो अपोजिट एंगल है ये भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो इनको मैंने दोनों को x मान लिया है, यानी ये आपस में इक्वल होंगे। अब देखें हमें ये रिजल्ट भी पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये ट्राइंगल की अपोजिट साइड के एंगल्स हैं, तो अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, तो दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो यहाँ से आपके पास 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 45 आ जाएगा। लेकिन हमें कॉर्ड ए बी की लेंथ चाहिए, तो देखें अब उसके लिए मैं फार्मूला लगाता हूँ cos 45 डिग्री का। ये x 45 आ गया, तो cos आपके पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब 90 के जो अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज, ये ए बी वाली हाइपोटेन्यूज होगी और इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट है, ये जो मिली हुई है, ये आपके पास बेस होगी। यानी ये फार्मूला बन जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए पी डिवाइडेड बाई ए बी।
तो अब देखें ये इस एक ब्लैंक में कितना ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ रहा है और तब जाके आपका ये एग्जैक्ट ऑप्शन आ गया। पूरा एक क्वेश्चन एक ब्लैंक में उन्होंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब cos 45 को आप लिख सकते हैं 1/√3 और ए पी जो रेडियस है वो 3 है बाय ए बी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू आपके पास 3 × √2 आ जाएगी। यानी इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन आएगा वो 3 × √2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ब्लैंक है, नेक्स्ट ब्लैंक में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिचुएशन इन विच एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। कहता है इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक्स जो है वो वेरी कर रहा है वाई को, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वाई के। तो याद रखें कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई इफ रेशो ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यानी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है अगर उनकी रेशो कांस्टेंट आए, और इनवर्स प्रोपोर्शन होती है अगर उनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट आए। तो यानी एक्स बाई वाई इज सम कांस्टेंट आए तो ये आपके पास एक्स वेरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा वाई के। तो अब ये देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है। तो वो सिचुएशन आपके पास जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ब्लैंक में, तो वो आपके पास ये वाला ऑप्शन बनता है। देखें ये x = 7/16 y, x = 7/16 y ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं, अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये लिखने हो सकता है x/y = सम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 7/16। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है ये वो शो करता है कि x वेरीज डायरेक्टली एज y। अब नेक्स्ट ब्लैंक है ब्लैंक नंबर 5। ब्लैंक नंबर 5 में हमारे पास कहता है कि what is the difference of the largest and the smallest value in the data is called range। तो largest values में से आप smallest value को subtract करें तो वो आपके पास range होता है। ये सीधी सीधी ब्लैंक थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इसमें कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ सेट बी एंड द मीडियन ऑफ सेट ए। यानी आप सेट बी का मीन निकालें और सेट ए का मीडियन निकालें और फिर आप मीन जो आया हुआ है उसमें से मीडियन माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो बताएं वो क्या होगा। ठीक है, अब ये इस एमसीक्यू से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपके पास सेक्शन बी में क्वेश्चन आया हुआ था कि गिवन डेटा दिया हुआ था उसका आप मीन फाइंड करें। तो यहाँ पे देखें एक नंबर का एमसीक्यूज है, उसने मीन भी पूछ लिया है, मीडियन भी पूछ लिया है और उसका कहता है कि फिर डिफरेंस बताएं मीन और मीडियन का वो क्या आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बुक में जो क्वेश्चन है उधर बुक में 13 की जगह 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप चैप्टर नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 15 है, तो उधर आप चेक कर सकते हैं बुक में आपके पास 13 के बजाय 3 है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 13 लिखा हुआ है। चले यहाँ पे अगर 13 लिख दिया तो फिर आगे ये आंसर में भी लाजमी बात है फ़र्क आएगा। तो वो आंसर उन्होंने जो इनके लिखे हुए हैं वो बुक वाले लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर चेंज करके 3 की जगह 13 लिख दिया है। तो इससे जो हम जब इसको देखें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो -1.5 आएगा। मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि -1.5 वाला ऑप्शन है ही नहीं है। -1.5 वाला ऑप्शन तब बनता है जब 13 की जगह 3 हो। तो ये एक आप इसको ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे उन्होंने 13 लिखा है तो यहाँ पे वो MCQs आगे उस तरह फिर लिखते कि -1.5 वाला भी ऑप्शन होता। ठीक है, तो इसकी प्रूफ रीडिंग बड़ी ज़रूरी थी। तो अब इस देखें इस ब्लैंक का कंसेप्ट में आपको समझाता हूँ। ये ब्लैंक नंबर 6 थी। अब मीन ऑफ सेट बी, हमें मीन का पता है फार्मूला के सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो ये 12 + 5 - 3 + 4 + 7 - 5 टोटल 6 नंबर हैं तो 6 पे डिवाइड कर दिया, ये 18/6 तो ये 3 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह मीडियन में पहले आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो तो -4 -1 2 7 11 13। ठीक है, अब ये देखें दो नंबर यहाँ से छोड़ दें, दो नंबर यहाँ से छोड़ दें, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इन दोनों का सम करके 2 पे डिवाइड कर दें तो वो आपके पास मीडियन आ जाएगा। तो 2 + 7 / 2 तो 9/2 तो ये 4.5 आ गया। अब डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ सेट बी एंड मीडियन ऑफ सेट ए। तो मीन ऑफ सेट बी आया हुआ है 3 और मीडियन ऑफ सेट ए आया हुआ है 4.5। तो 3 - 4.5 करेंगे तो -1.5 आएगा, जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इस ब्लैंक में ये मसला था। अब नेक्स्ट ब्लैंक जो आपके पास है कहता है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब आप 7 ब्लैंक को 12 ब्लैंक को ज़रा आप देखें तो 7 ब्लैंक का जो आंसर है वो 12 ब्लैंक में आपको नज़र आ रहा है। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टेंजेंट्स ड्रॉन। ठीक है, तो आंसर आपको पता चल गया ओके कि 2 टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं आप किसी भी सर्कल पे आउटसाइड
दी सर्कल एक पॉइंट हो तो उस पॉइंट से आप दो सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखें ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है और ये एक पॉइंट है पॉइंट बी। अब इस पॉइंट बी से मैं सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ, एक पी बी और एक पी ए। टेंजेंट मीन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहे, तो ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट बी पे और एक पॉइंट ए पे। तो अब ये जो दोनों टेंजेंट्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ये आपके पास थ्योरम 10.3 है, यानी P से A तक डिस्टेंस और P से B तक डिस्टेंस ये इक्वल होगा। एक तो दो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो ये ब्लैंक नंबर आपके पास जो 7 है उसमें उसने ये पूछा हुआ कि हाउ मैनी टेंजेंट्स, तो उसका 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। और ब्लैंक नंबर 12 में ये पूछा हुआ है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इन आर ऑफ इक्वल इन लेंथ, तो वो लेंथ में इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम 10.3 उन्होंने दिया हुआ है। अब मजे की बात यह कि 10.3 की दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं और 10.3 थ्योरम सेक्शन सी में प्रूफ करने का कहा हुआ था, यानी 2 नंबर इधर हो गए और 8 नंबर इधर, यानी 10 नंबर बन जाते हैं थ्योरम 10.3 के। अगर एक लड़के को या एक स्टूडेंट को बदकिस्मती से 10.3 थ्योरम ही नहीं आता तो उसके 10 नंबर ज़ाया हो जाते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट ब्लैंक है आपके पास, ब्लैंक नंबर 8 है, कहता है कि π/3 रेडियंस। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो याद रखें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 180 डिग्री बाय पाई से डिवाइड कर देते हो, तो ये पाई से कैंसिल और 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी, तो पाई से कैंसिल, 3 को 180 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो फिर π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन रेडियन से डिग्री में आना हो तो 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आप ये देख रहे होंगे कि हर ब्लैंक जो है वो कॉन्सेप्ट से भरी हुई है। ठीक है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए इन तमाम ब्लैंक्स को विद इन 20 मिनट्स करने के लिए, अदरवाइज आपकी अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि बाज़ ब्लैंक्स ऐसी हैं जो पूरा एक क्वेश्चन बनता है और उनको सॉल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स अच्छी हों तो तब वो सॉल्व हो सकती हैं। अब नेक्स्ट ब्लैंक है, अब ब्लैंक नंबर 9 है, ये थ्योरम है, थ्योरम 9.5 है। अब मजे की बात यह, ये जो थ्योरम 9.5 है यही प्रूव करने के लिए दिया हुआ है सेक्शन सी में, और इधर उसकी स्टेटमेंट पूछ ली है। अब अगर ये किसी को थ्योरम नहीं आता तो 9 नंबर ये ज़ाया हो जाएंगे, एक इस ब्लैंक का और 8 नंबर वो। ठीक है, तो कहते हैं इन अ सर्कल 2 कार्ड्स आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द कार्ड्स आर डैश। कहते हैं अगर ये देखें, अगर कहता है कि ये आपके पास एक सर्कल है, ये उसके दो कार्ड्स हैं ए बी और सी डी। ठीक है, और इनका अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, यानी ओ से ई तक डिस्टेंस और ओ से एफ तक डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो फिर कार्ड्स आपस में क्या होते हैं, तो कार्ड्स आपस में फिर कंग्रुएंट होते हैं। ये थ्योरम 9.5 है, ये उधर हम प्रूव करते हैं, तो यहाँ पे कंग्रुएंट आएगा, तो इसमें आपके पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन आएगा वो कंग्रुएंट आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लैंक है, ब्लैंक नंबर 10, तो ब्लैंक नंबर 10 में आपके पास कहता है कि x² + 2 बाई x² + 2x + 2 इज अ डैश फ्रैक्शन, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, याद रखें कि आपके पास ये देखें, ये मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से या बड़ी हो या उसके इक्वल हो तो वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। डिग्री से मुराद वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 2 है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट मीन्स कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तो वो फिर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लैंक है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू। अब एक और मजे की बात देखें कि ये जो ब्लैंक पूछी हुई है ये थ्योरम सेक्शन सी में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो थ्योरम यहाँ पे जिन थ्योरम की स्टेटमेंट एमसीक्यूज में दी हुई है वो ही प्रूफ करने के लिए सेक्शन सी में दे दी हैं, यानी एक नंबर की ब्लैंक और 8 नंबर के थ्योरम, तो 27 मार्क्स आपके ये बन जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं दी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। देखें सेमी सर्कल, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका डायमीटर ए भी है और ये सेंटर ओ है, तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास सेमी सर्कल है जिसको आप हाफ सर्कल कहते हो। तो अब सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का है और ये 12.3 थ्योरम है जो हमने
सेक्शन सी में आपको प्रूफ करने के लिए भी इन्होंने दिया हुआ था। तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है, या राइट एंगल, जिसको आप 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हो, तो ये वो बनता है। अब ब्लैंक नंबर 12 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लैंक नंबर 13 से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहता है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन sin थीटा इज इक्वल टू डैश वेयर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहता है अगर tan थीटा की वैल्यू 1 हो और sin थीटा आप फाइंड करें उसकी क्या वैल्यू होगी अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करें। तो ये भी पूरा एक क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में तकरीबन आपको 3 या 4 से फार्मूले आते हो तो तब जाके ये सॉल्व होता है। ये देखें, अब मैंने ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। अब ये MCQs में आया हुआ था, आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास tan थीटा 1 है सबसे पहले, और थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तुम्हारे पास ये फार्मूला है, ये पहला फार्मूला यूज़ हुआ है जो इस MCQs में यूज़ होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट लूँगा तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये मैंने माइनस वाली वैल्यू ली हुई है, माइनस वाली वैल्यू तब लिया कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड थीटा नेगेटिव होता है क्योंकि आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना। तो 4 क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, सेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। और दूसरे क्वाड्रेंट में आपके पास साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। तीसरे में टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, और चौथे में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। और इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को याद करने के लिए आप एक सेंटेंस याद रख लें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो पहला अब अगर आप लेटर लें तो ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टी से टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव, और सी से कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव। तो यहाँ से देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, सीकेंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू माइनस के रूट 2 ली है। अब सीकेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉस के, ये दूसरा फार्मूला यूज हुआ है इसमें। यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो एक ब्लैंक में उन्होंने पूछ लिया ऑलमोस्ट। तो 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के रूट 2। तो इसको अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास -1 बाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हमें उन्होंने कहा है कि साइन थीटा निकालें। अब साइन थीटा निकालने के लिए हमें ये तीसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा, आप अंदाजा करें ज़रा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन की वैल्यू -1 बाई स्क्वायर रूट 2 ऊपर स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो आपके पास कॉस थीटा नेगेटिव होता है। सॉरी, यहाँ से मुझसे गलती हो गई है, हमने ये यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया आपके पास। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है तो ये -1 बाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एग्जैक्ट ऑप्शन बनता है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास इस ब्लैंक में जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनता है साइन थीटा का वो -1 बाई स्क्वायर रूट 2 बनता है। अब 14 नंबर ब्लैंक सी कहता है इफ ए हैज़ 2 एलिमेंट एंड बी हैज़ 3 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। तो ये फार्मूला होता है, अगर ए में लेट्स सपोज m एलिमेंट्स हैं और b में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन a क्रॉस b होगा 2 टू द पावर m बाई m इंटू n। तो ये अब a में 2 एलिमेंट्स हैं और b में 3 एलिमेंट्स हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 तो 2 टू द पावर 6 ये बाइनरी रिलेशंस बनेंगे आपके पास, 2 टू द पावर 6। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लैंक है और लास्ट ब्लैंक है, कहता है कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x² प्लस bx प्लस c आर ऑलवेज डैश। तो कहते हैं देखें यहाँ पे हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स को चेक करने का कह रहा है। तो नेचर ऑफ रूट्स का एक क्वेश्चन भी सेक्शन बी में उसने दिया हुआ था। तो नेचर ऑफ रूट्स में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट बी ए बी, पहली बात यह है कि नेचर ऑफ रूट्स में आपको ए बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो पता है 9, बी और सी की वैल्यू ही नहीं पता। तो ये हमने
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो नेचर ऑफ रूट्स आएंगे वो रियल पॉजिटिव होंगे, रियल और नेगेटिव होंगे, रेशनल और अनइक्वल होंगे, ये नहीं पता चल सकता। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको ये जनरल बता रहा हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो हो तो फिर रूट्स जो होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए और कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, लेट्स सपोज 49 ग्रेटर देन जीरो तो है और कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 49 आ गया बिकॉज इट इज द स्क्वायर ऑफ 7, तो फिर रूट्स जो होंगे वो रियल, रेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, लेट्स सपोज 51 आ जाता है, तो फिर रूट्स रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। और अगर लेस देन जीरो आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे। तो ये सारा कंसेप्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको सारी बातें अब पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब ये आप देख सकते हैं कि कितने एमसीक्यूज आप ठीक करके आए हैं और कितने आपसे गलत हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल ब्लैंक्स उन्होंने पूछी हुई थी और इतनी ईजी नहीं थी, आपके बड़ी आसानी से आप सारी ब्लैंक्स कर लेते। तो और पूरा अच्छा भला कंसेप्ट पूछा हुआ है हर एक ब्लैंक में, और अगर एक स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी है तो वो ये 15 की 15 एमसीक्यूज जो है वो ठीक करके आ सकता था। तो उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बहुत शुक्रिया।